वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मेडल जीतने वाला इंडिया का पहला खिलाड़ी मैं हूँ। सबसे पहला खिलाड़ी जिसने 360 में से 360 इंडिया में मारा, जिसके अंदर 1 दर्जन तीर होंगे सिर्फ, मतलब 12 तीर। और बाकी सारा सामान जो है वो उसी के अंदर 4.5 लाख रुपए में आपके पास आ पाएगा। अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले फैमिली सपोर्ट ही आता है। पुलिस वाले कहेंगे कि वो भी डिसिप्लिन होते हैं। सबके अंदर फ़र्क रहता है। खेल ज़्यादा मुश्किल है, पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है। तैयार मैंने डाले नहीं है, तैयारी मेरी अभी भी है जी। आज दिन नहीं है पर ऐसा नहीं कि कल नहीं होगा। मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल अपना तो हो गई। तो सर, आपको अगर एक दिन के लिए खेल मंत्री बना दिया जाए तो खेलों में आप कौन सा बदलाव करना चाहेंगे? नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। मेरे साथ हैं आज एक ऐसे इंसान जो राजस्थान का गौरव कहे जाते हैं। ये ना सिर्फ आरसीबी प्लेयर हैं बल्कि राजस्थान पुलिस में डीएसपी भी हैं। इनको अर्जुन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट रह चुके हैं, ये एशिया चैम्पियन रह चुके हैं। आइए आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। स्वागत करते हैं रजत सिंह चौहान जी का। वेलकम सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। हाँ सर, अपना बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बचपन कैसा रहा सर आपका? बचपन जैसा सबका होता है, बिल्कुल नॉर्मल, शरारतों वाला, हाँ जी, हरकतों वाला, वैसा ही रहा है। और जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं कि पढ़ने में कम ध्यान होता है, उसी तरीके से मैं भी रहा हूँ। तो ये तीरंदाजी भी मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि पढ़ाई से बच जाऊँगा, क्योंकि खेल में ज़्यादा टाइम दूंगा तो पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, तो इसलिए खेल की तरफ फोकस हुआ। अच्छा जी। सर, ये कब से, मतलब लाइफ के किस मोड़ पे, किस एज में जाके आपने एज ए प्रोफेशनल आपने सोच लिया था कि मेरे को तीरंदाजी प्रोफेशनल करनी है? देखो, मैंने 2006 में खेलना शुरू किया था और प्रोफेशनली कि हाँ इसी में कुछ करना है, तो वो फेज़ आया था। एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था यहाँ पर, उसके अंदर जब बाकियों को इनाम प्राइज़ मिला, मुझे नहीं मिला, तब फिर वो मतलब मन को फील हुआ कि यार मतलब मैं आ भी रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो वो समय 2007 का था। तब से मैं सीरियस हो गया कि अब जो भी कुछ करना है अपने को इसी खेल से करना है जी। फैमिली का सपोर्ट किस टाइप से रहा सर स्टार्ट से अभी तक? देखिए, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और आज भी है। कभी मेरे फादर ने मेरे को ये नहीं कहा कि बेटा बहुत खेल लिया, अब आप कोई नौकरी ढूंढो या जॉब ज्वाइन कर लो, या कभी उनकी तरफ से मुझे ये फील नहीं हुआ कि वो चाहते हैं कि अब मैं गेम स्टॉप कर दूं और आगे जो अपनी ज़िंदगी है उस पर फोकस करूं कि किस तरीके से मेरे को कमाई करनी है, कैसे काम वगैरह करना है या कोई जॉब करनी है। कभी इस तरीके का प्रेशर कभी फील नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। अब तो चलो, मैं 2020 में मैंने एज एन डीएसपी राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर लिया था सी, बट 2020 तक भी एक काफ़ी लंबा समय होता है कि घर वाले, जहाँ जितने लोग मैंने देखे, कई पेरेंट्स होते हैं जो ये कहने शुरू कर देते हैं कि अब तो आप किसी जॉब को ज्वाइन कर लो या फिर कुछ तो ऐसा करो कि जिससे महीने की कुछ आवक स्टार्ट हो। पर मेरे घर वालों ने कभी ऐसा मतलब ना तो कहा, ना कभी फील होने दिया। अगर उनके मन में भी रहा हो तो ना तो मुझे कभी फील होने दिया, ना उन्होंने कभी मुंह से कहा। उन्होंने जब भी मैं हारा या मैं जब भी जीता तो उन्होंने एक ही बात कही, कोई बात नहीं, अगले पे ट्राई करो। जीता तो उन्होंने यही कहा, कोई बात नहीं, अब आगे भी मैच है उस पर फोकस करो। मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट रहा सर आपको? तो सर, आप कितना मानते हो कि एक जो स्पोर्ट्समैन है, कोई भी एथलीट है, उसकी लाइफ में जो फैमिली सपोर्ट होता है वो कितना ज़रूरी है? मैं ये मानता हूँ कि 100 में से 100% घर वालों का सपोर्ट ज़रूरी है। एक अच्छा एथलीट बनने के लिए, एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले फैमिली सपोर्ट ही आता है। अगर आप घर से बिल्कुल फ्री माइंड होके निकल रहे हो, निश्चिंत होके निकल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, जाके अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो अपने खेल पर। तो मतलब मेरा मानना यह है कि 100% घर वालों का सपोर्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि सर हम देख रहे हैं आजकल की बहुत सारे यंग एज के जो एथलीट होते हैं वो सब गेम स्टार्ट करते हैं, एक टाइम के बाद ड्रॉप कर देते हैं, तो ना तो वो जॉब कर पाते हैं ना स्पोर्ट्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो मतलब स्पोर्ट्स ड्रॉप करवा देते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्पोर्ट्स? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि
जैसे आपने स्पोर्ट्स को मान लिया, स्पोर्ट्स मतलब नाम खेल, तो सभी को ये लगता है कि खेल से क्या हो सकता है, बट वो समय पुराना था। आज का समय बदल गया है। खेल से बहुत कुछ हो सकता है। खेल से एक खिलाड़ी बहुत अच्छी नौकरी पा सकता है। आज मैं खुद एक इस चीज़ का उदाहरण हूँ कि डीएसपी पद पर कार्यरत हूँ राजस्थान पुलिस में, और खेल से आप एक बहुत अच्छा अमाउंट भी जीत सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, तो उन चीज़ों को देखा जाए तो अब खेल बहुत बदल चुका है। अगर आप एक अच्छे एथलीट हो तो आप आराम से सालाना, क्रिकेट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आराम से सालाना आप तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बाकी कई ऐसे एथलीट हैं जो साल के करोड़ भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने बच्चे को खेल में भेजा है तो उसको कैसे न कैसे करके आप सपोर्ट करो कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी एक साल में ही आपको मेडल जीत के दे दे और एक ही साल में वो इंटरनेशनल बन जाए, इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए या कोई मेडल इंटरनेशनल लेवल पे जीत ले, क्योंकि हर चीज़ को समय लगता है। पढ़ाई को भी समय लगता है तो खेल को भी समय लगता है। और अगर कंपेयर करें पढ़ाई और खेल को तो उसके अंदर खेल ज़्यादा मुश्किल है, पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम देना है, आप नौकरी लग जाओगे। बट खेल के अंदर आपको हमेशा खुद को साबित करना है। उसके लिए आपको हर साल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलना है, फिर स्टेट खेलना है, फिर नेशनल खेलना है, फिर नेशनल के बाद इंडियन टीम का सिलेक्शन ट्रायल देना है, फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल खेलना है। आपने इंटरनेशनल मेडल जीत लिया, फिर उसके बाद आपको वापस नेक्स्ट ईयर वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह और खेल अपनी जगह, पर अगर देखा जाए हमेशा खुद को साबित करना बहुत टफ चीज़ होती है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो पेरेंट्सों को थोड़ा सा सब्र रखते हुए बच्चे को मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए, और अपने से जितना बन सके पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो करके दिखाएगा आपको। अभी भी सर इंडिया में अपन देखते हैं एक डिबेट चलती है स्टडी मतलब पढ़ाई और खेल के बीच में, तो पढ़ाई को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, खेल को अभी भी हम पीछे ही रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पर सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, उसको जनरल नॉलेज होना चाहिए। उनको विश्व में चल रही हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई उस तरीके की होनी चाहिए, खाली किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान गुरु से मिलता है। तो गुरु किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है। और रही कंपेयर करने वाली बात की पढ़ाई और खेल, तो देखिए पढ़ के भी इस देश की सेवा करता है व्यक्ति, और खेलने वाला भी देश की सेवा ही करता है जी। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उससे इतनी उम्मीद नहीं होती, बट जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा होता है और उस समय वो मैदान में होता है, तो सब लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ये जीते, और जीतने के बाद पोडियम पर राष्ट्रगान बजे। तो एक यही तरीका होता है किसी देश के अंदर राष्ट्रगान बजवाने का जी। या तो अपने इंडिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये लोग जब वहाँ जाते हैं तब शायद बजता है, या फिर एक खिलाड़ी जब जीतता है, गोल्ड मेडल जब जीतता है तब राष्ट्रगान बजता है, भले ही वो कोई सा भी देश हो। तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स पीछे है। स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत अलग दुनिया है, और इस दुनिया में जीने वाले ही समझ पाते हैं कि कैसी दुनिया है। तो सर जैसे तीरंदाजी में है, वैसे तो हर एक एथलीट को एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ सी होती है। तो डिसिप्लिन सर आप में स्टार्ट से था या जब से आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो फिर डिसिप्लिन डेवलप होता गया? देखिए, डिसिप्लिन इंसान में होता है जब वो बच्चा होता है, तभी से उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा, क्योंकि प्रथम गुरु वही कहलाते हैं। पर एक खिलाड़ी का जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसको डेली एक ही काम करना है और एक ही रूटीन फॉलो करना है। वो उस रूटीन को ब्रेक नहीं कर सकता, और वो काम उसी टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं शाम को प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और मेरा टाइमिंग है
4:30 से लेके 6:30 बजे तक। तो अगर मैं मेरा रूटीन ब्रेक करूँगा, मेरे खुद के जो पंक्चुअलिटी है उसको छोड़ूंगा, तो रात हो जाएगी और फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक उदाहरण है कि हर खेल में हर खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो मेरे हिसाब से खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ मौज मस्ती, घूमना फिरना, यारी दोस्ती, सब चीज़ अपनी जगह, और जब आप खेल रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ अपनी जगह। मैं ये समझता हूँ। मेरे को भी बहुत पसंद है, हाँ, दोस्तों के साथ घूमना, बैठना, बातचीत करना, टाइम पास करना। किस तरीके से हम बैठे हैं, बैठे बैठे ही पता ही नहीं कब, पर एक समय होता है, वो समय बिल्कुल फिक्स है कि प्रैक्टिस पे जाना है, मतलब जाना है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो एक खिलाड़ी के जीवन में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। और जैसा कि मैंने 2020 में पुलिस ज्वाइन की, तो पुलिस ज्वाइन करने के बाद वो चीज़ बढ़ी है, कम नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो सोचते हो ठीक है अब हो गया, अब तो नौकरी करनी है। पर पुलिस में आने के बाद, राजस्थान पुलिस का जो स्पोर्ट्स कैंप चलता है 5th RAC में, तो जितने भी हम एथलीट हैं राजस्थान पुलिस के, वो सब वहीं अपना अटैचमेंट है, तो सबको अपने अपने मैदान भेजा जाता है। एक टाइमिंग फिक्स है, उसी टाइम पे आपको ग्राउंड पहुंचना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर वापस आना है। तो एक रूटीन जो ब्रेक होने की कगार पे था वो फिर से वापस आया। और कहीं ना कहीं पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैंने एक एशियन गेम्स वापस खेला। सुपर। हाँ, तो जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पुलिस ज्वाइन करने के बाद बढ़ा ही है। सर, पुलिस से ज़्यादा पुलिस वाले भी बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, एथलीट भी। वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है इस चीज़ का, बट फिर भी मैं अगर एक साइड बाय साइड रखना चाहूँ तो पुलिस वाला डिसिप्लिन वो ज़्यादा वो है, मतलब ऊपर रखते हैं, या फिर एज ए एथलीट, क्योंकि एथलीट बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। कसक और कमी वो हर जगह मिलेगी। जैसे मैं कहूँगा कि एथलीट डिसिप्लिन्ड होते हैं जी, पुलिस वाले कहेंगे कि वो भी डिसिप्लिन होते हैं, पर सबके अंदर फ़र्क रहता है। और ना तो ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस ज़्यादा है या स्पोर्ट्स ज़्यादा है, इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। पर अपनी अपनी जगह दोनों बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसके अंदर कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में वो समय भी बिताया कि जब मुझे 4 बजे उठना है, और प्रैक्टिस के टाइम भी मैंने वही समय बिताया। क्योंकि अगर मुझे मेरे घर से प्रैक्टिस के लिए पहुंचना है सुबह, अगर टाइमिंग ग्राउंड की 6 बजे है, तो वही सेम टाइम मुझे सूरज उगने से पहले उठना ही पड़ेगा। वही सिस्टम वही ट्रेनिंग सेंटर में फॉलो किया जाता है कि आपको सूरज उगने से पहले उठना है, और एक रोल कॉल होगा जिसमें आपको टाइम से पहुंचना है। वही सेम सिस्टम स्पोर्ट्स में भी है कि रोल कॉल होगा, आपको वहाँ पहुंचना है। तो ऐसा नहीं है, दोनों बराबर डिसिप्लिन रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि एथलीट किस लेवल पे खेल रहा है, किस मतलब स्टेज पर वो है। कि एक होता है, अगर आप बिगनिंग जो बच्चे कर रहे हैं स्टार्ट, उनसे आप डिसिप्लिन की अपेक्षा करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग फेज़ है जी। उनको पता ही नहीं है कि अभी आगे और क्या क्या करना है। बट एक अच्छे लेवल के एथलीट को आप फॉलो करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना डिसिप्लिन है। सर, राजस्थान पुलिस की आप में अभी डीएसपी के पोस्ट पे हो, तो राजस्थान पुलिस की जो ट्रेनिंग हुई थी, तो सर उस ट्रेनिंग ने कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करी? देखिए, उस ट्रेनिंग का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपने सीनियर की वैल्यू करनी है, किस तरीके से आपको आदेश की पालना करनी है। अगर आपके सीनियर ने कह दिया तो आपको किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना है। आपको ऐसे हालातों में छोड़ दिया जाए जहां आपके पास कोई संसाधन नहीं है, तो वहाँ आपको कैसे शांत रहना है, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर स्पोर्ट्स में भी काम आती है। आप जब परेशान होते हो तो आपको खुद को कैसे शांत रखना है, कैसे काम करना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो स्पोर्ट्स में भी मुझे फ़ायदा दिया। और स्पोर्ट्स में ऑलरेडी जब मैं इतने साल से 2006 से मैं खेल ही रहा हूँ, फिर मैंने पुलिस ज्वाइन किया, तो मतलब इतना मुझे टफ़ फील हुआ नहीं कि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एक बदलाव फील करना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होता और फिर मैं पुलिस ट्रेनिंग जाता तो हो सकता है मेरे को बहुत हार्ड लगती, पर स्पोर्ट्स से हैं और
फिर उसके बाद हमारा लगभग टाइमिंग सेम होता है उठने का, प्रैक्टिस जाने का, तो वो सारी चीज़ें मैच कर गई। सर आपका जो गेम है आर्चरी, उसमें हम देखते हैं कि जो मेंटली कामनेस होती है वो बहुत अलग लेवल पे चाहिए होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है योगा। योगा के साथ में आप ध्यान करो, और जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें त्राटक करना होता है, मतलब हम काफ़ी देर तक एक ही पॉइंट पे ध्यान लग, आँखों को स्टेबल रख के, और काफ़ी देर तक हम फोकस करते हैं, आँखों से पानी आने लगता है, तब भी हम रुकते नहीं, आंखें पलक झपकाते नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है, उसके बाद ही मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, शांति है, ये महसूस होती है, और तभी हम उस खेल में जब मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, तब फिर हम उस चीज़ को पा पाते हैं जो हमने सोचा है। सर जो आर्चरी है ना, अब आपकी जो गेम है, उसने अभी तक आपकी माइंड और आपकी बॉडी को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया है गेम ने, एज ए गेम? देखिए, आर्चरी ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ये दिया है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, वो कहीं ना कहीं जीवन में चल रही चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है। पर आर्चरी से मुझे ये मिला कि मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस करते वो चीज़ गायब हो जाती है। तो आपका पूरा फोकस उस फ्रस्ट्रेशन से हट जाता है, और आप एक अलग ही जगह पहुँच जाते हो। तो गिफ्ट के तौर पे मैं यही मानूंगा कि आर्चरी की वजह से मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में छोटी मोटी या हर तरीके की परेशानियां चलती रहती है, पर आर्चरी ने हमेशा शांत रखा। जी सर, हम हमेशा एज ए एथलीट हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम किसी ना किसी खिलाड़ी को एक आइडियल मानते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। तो सर आपका बचपन से कौन रहा है रोल मॉडल? देखिए, बचपन से तो मैं बता नहीं सकता, हाँ जी, पर 2008 में जब अभिनव बिंद्रा जी ने मेडल जीता था, उस समय हम लोगों को सबको अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा किया गया था उनके स्वागत के लिए जी। वो वहाँ पहुँचे भी थे। तो उनको देख के और उस क्राउड को देख के ऐसा लगा कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है, और तब मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी इनके जैसा बनूं। बट वो काफ़ी समय से मेरा इवेंट तो ओलंपिक में था नहीं, अभी इसी साल ओलंपिक में ऐड हुआ है जी। बाकी ओलंपिक से पहले मैंने एशियन गेम्स मेडल भी जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल भी जीता जी, एशियन चैम्पियन भी बना, और जो ओलंपिक वाला मेडल है अभी ओलंपिक में कंपाउंड इवेंट को ऐड भी कर लिया गया है, जिस इवेंट में मैं खेलता हूँ। तो अब आगे तैयारियाँ चल रही है कि किस तरीके से खुद को मेंटेन करते हुए उस स्टेज पर पहुँचा जाए जी। तो उस दिन जब मैंने ये सोचा था कि इनके जैसा बनना है, तो मुझे यही लगता है, हमेशा से मैं यही सोचता हूँ कि उस आदमी में कुछ तो बात थी कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में, शूटिंग के अंदर, क्योंकि बहुत शांति से खेलने वाला खेल है शूटिंग भी, बहुत शांति से। हाँ, तो मैं उन्हीं को रोल मॉडल मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अभी जैसे सर आपने बताया एशियन गेम्स और चैम्पियनशिप में, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने मेडल जीते, तो जब आप इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन होते हैं और जब अपना इंडिया का तिरंगा जब ऊपर उठता है, तो वो कैसा पल होता है सर? कितना प्राउड होता है उस पर? देखिए, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जब भी राष्ट्रगान बजता है तो उसका एक अलग फील होता है। आप भले ही इंडिया में सुन रहे हो चाहे इंडिया से बाहर, बस उस समय एक फीलिंग बदल जाती है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। सिर्फ रजत का नहीं, सिर्फ रजत के घर वालों का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय, और मतलब जो फील होता है वो बयान नहीं कर सकता, पर एक अलग आनंद होता है उस समय का कि आपने खेला और इतना अच्छा खेला कि आपने गोल्ड जीता, और फिर उसके बाद में आपने पूरे देश का जो राष्ट्रगान है वो वहाँ बजा, तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है वो। सर वो सेम टाइम पे जितनी अच्छी फीलिंग होती है, प्राउड मोमेंट होता है, सेम टाइम पे कभी कभी वो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो जाती होगी, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
आपसे पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। प्रेशर हर खिलाड़ी पे रहता है। जैसे 2014 एशियन गेम्स पहली बार इंडिया का एशियन गेम्स में गोल्ड आया था, तो हमारी टीम ने जीता था। टीम इवेंट में मैं सबसे लास्ट शूट करने वाला शूटर हूँ। तो जब भी मैं शूटिंग लाइन पे जाता तो दिमाग में ये चीज़ आती है कि सब लोग देख रहे होंगे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे को अच्छा मारना है। पर उन सारी थॉट्स को साइड में करके जो हमने तैयारी की है, हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को प्लेबैक करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि यहाँ जो हो रहा है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है और हमें जो करना है हमारा सारा फोकस उसी चीज़ पे रहना चाहिए। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो इसी चीज़ की होती है कि किस तरीके से क्राउड में या किस तरीके से ऐसे प्रेशर वाले मोमेंट में खुद को बैलेंस किया जाए। सुपर सर। तो सर आपका डेली रूटीन क्या रहता है अभी? देखिए अभी मैं मॉर्निंग 7 o'clock ग्राउंड जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं 7 o'clock से लेके और 10 o'clock तक सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद शाम को 4 o'clock से 7 o'clock तक प्रैक्टिस करता हूँ और इवनिंग के अंदर थोड़ा बहुत जिम और रनिंग एक्सरसाइज इवनिंग में, और अल्टरनेट डेज में मॉर्निंग के अंदर योगा और ध्यान। क्योंकि ये मतलब वैसे मतलब नींव है इस चीज़ की कि आप योगा करो और ध्यान करो। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ों को रिप्ले नहीं करोगे, बार बार नहीं उस चीज़ को सोचोगे, तब तक वो एक्चुअल कर नहीं पाएंगे। तो उन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो सर आपको लगता है सर कि योगा और जो मेडिटेशन है उसको बहुत ही अंडररेटेड किया जा रहा है? हम आजकल जितने भी एथलीट हैं जिम की ओर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मेरे को फिट होना है, जिम जाना है, तो योगा और मेडिटेशन कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। देखिए फिट होना मतलब ये नहीं कि आपने बॉडी बना ली, डंबल्स उठा लिए, डोले शोले बना लिए, वो फिट होना नहीं। आप दिमाग से कितना फिट हो, आप बॉडी से को कितना यूज़ कर रहे हो, उस कितना काम में ले पा रहे हो, वो फिटनेस है। एक आप नॉर्मल जो मज़दूर काम करते हैं वो मेरे हिसाब से जितना वेट वो उठा सकते हैं, शायद जिम के अंदर इतने लोग नहीं होंगे, नहीं उठा पाते। उनको अगर सीमेंट का कट्टा उठाने को बोल दे वो 2 से ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। पर उसको आप बोलोगे वो 3-4 कंधे पे भी डाल लेगा, सर पे भी डाल लेगा। तो हर चीज़ का एक अलग इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की एक अलग वैल्यू है। पर अभी समय जो है वो इंस्टाग्राम का है, तो उस पर जो चल रहा है सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं जी। बाकी योगा, ध्यान, ये जो चीज़ें हैं ये पौराणिक है। और भारत जो है वो पौराणिक देश है, यहाँ पे बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए हैं, तो उन्होंने भी उन चीज़ों को फॉलो किया। पर आज के समय में सब जिम जा रहे हैं। और अब अभी आपने देखा अभी 21 तारीख को योगा दिवस मनाया गया। तो चीज़ें जो है वो सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश तो कर रही है सरकार, पर लोगों का ध्यान सिर्फ इंस्टाग्राम से जिम की तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा कि कई सडन डेथ भी हो जाती है जिम के अंदर, वो प्रोटीन वगैरह सब खाते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी नुकसानदायक है। बाकी योगा के अंदर आप देखोगे तो आपको एक सरल और आसान जीवन जीना सिखाता है योगा। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप वो चीज़ कर रहे हो पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस योगा की तरफ लाओगे तो आपको और भी बेनिफिट्स होंगे। मेंटली हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा सुधरेगी, क्योंकि जिम करने वाले का दिमाग हमेशा हाइपर रहता है। उनको ज़्यादा वेट उठाना है तो उनको मतलब एनर्जी के साथ साथ थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए। पर योगा शांत करता है, काम करता है, दिमाग में जो भी टेंशन्स होती है सबको दूर करता है। तो मैं ये मानता हूँ योगा बेस्ट है। जी। तो सर हमारे जो यंग एथलीट हैं आप उनको फिटनेस के लिए क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए फिटनेस के लिए तो अभी मुझे देखने वाले सोचेंगे, बोले इनका तो खुद का पेट पा रहा है भाई, ये क्या फिटनेस का लिए बताएंगे। पर मैं बता देता हूँ कि हर चीज़ की अलग वैल्यू है और हर चीज़ का। अब जैसे मेरा खेल है ही नहीं, मुझे स्पीड चाहिए ही नहीं है, तो मुझे मतलब स्पीड से ज़्यादा मेंटली हेल्थ मेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और जितना मुझे ज़रूरत पड़ता है उतना रनिंग, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से हो जाता है। तो अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको फॉलो करो
और सिर्फ जिम करने से गेम नहीं सुधरेगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छे कोच के पास जाके ट्रेन करने से सीख पाएंगे। सर एक चीज़ और हम लास्ट टाइम से मतलब कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं, अभी तो फिर भी इम्प्रूव हो गया, जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो भी हो, ओलंपिक हो गया कुछ भी हो गया, तो अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में हम मेडल कम ला पाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी तो हमने फिर भी इम्प्रूव किया है। इसके पीछे रीज़न सबसे पहली बात जो आपने मेरे से कही थी कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली मतलब जब आपने किसी मकान को बनाया उसकी नींव ही तोड़ दी, तो नींव क्या होती है? माँ बाप जो वो सपोर्ट करेंगे तो बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। आप इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं सबका बैकग्राउंड उठा के चेक करेंगे, भले ही वो बैकग्राउंड से मजबूत हो चाहे ना हो, गरीब हो, पैसे वाला ना हो, बट उसके पास एक चीज़ हमेशा आपको सुनने को मिलेगी, मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एथलीट ये नहीं कहेगा जो भी हाई लेवल, जैसे हाई लेवल कैसे कि अर्जुन अवार्डी हो, एशियन गेम्स मेडल विनर हो या ओलंपिक मेडल विनर हो, वो सब एक ही बात कहेंगे कि मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज जो खेलों का स्तर है, वो जो अपन बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो इंडिया के अंदर अभी भी लोगों का फोकस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है वनस्पत खेल। तो अगर बच्चों को आपने खेलों में भेजा है तो थोड़ा आप उनको सपोर्ट करो, तो उस चीज़ का फ़ायदा देश को भी होगा। सर आर्चरी के बारे में बहुत कम लोगों को अच्छे से नॉलेज है, सबको लगता है कि मतलब आपने उठाया और तीर लगाया और लग जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, एक तीर चलाने के लिए आपको काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें तीर लगाने से लेके खींच के मारने तक के अंदर आपको धनुष को खींचना भी है, आपको एंकर भी लेना है, फिर उसमें पीप साइट लगी होती है, उससे आपको जो स्कोप होता है उसके साथ मैच करके फिर आपको जो सेंटर में येलो के अंदर डॉट रोक के फिर आपको शूट करना होता है। तो एक तीर चलाने के लिए लगभग, जैसे जब कोई नया बच्चा वहाँ पहुँचता है सीखने, तो उसको तकरीबन 3 महीने लगते हैं एक तीर परफेक्ट मारने के लिए, कि उसने खुद ने मारा। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में सीख रहा है बच्चा, बट स्टार्ट कर दिया उसने चलाना, तो वो सेंटर मारना उसके लिए बहुत टफ रहता है। बट अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने अच्छे से सीखा है, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे शूटर बन जाओगे, पर समय लगेगा उस चीज़ में। तो जैसे शूटिंग में उठाया आपने, एम किया, मारा, बट खाली मारना और एक अच्छा निशाना मारना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है जी। मारने के लिए आप अभी किसी भी ग्राउंड जाओ, आप उठाओ बो और आप सीधा शूट कर दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक अच्छा निशाना मारने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सर आर्चरी के इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कितना कॉस्टली होते हैं, कितनी वेट कितना होता है? देखिए, आर्चरी का इक्विपमेंट ना, उसका जो भी सामान आता है वो सारा आउट ऑफ इंडिया से इम्पोर्ट होता है। तो उस पर ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, वो इंडिया के अंदर लगभग अगर आप एक सेट धनुष खरीदते हो तो 4.5 लाख के आसपास का आपका पूरा सेट आपको खरीदना पड़ेगा। एक सेट जिसके अंदर 1 दर्जन तीर होंगे सिर्फ, मतलब 12 तीर, और बाकी सारा सामान जो है वो उसी के अंदर 4.5 लाख रुपए में आपके पास आ पाएगा। एक अच्छा एलीट लेवल का जो खुद मैं यूज़ करता हूँ। और एक इवेंट अपने इंडिया का है जिसको इंडियन राउंड बोलते हैं, वो बैम्बू का बो आता है। वो तकरीबन 6,500-7,000 के आसपास का पूरा सेट आता है, और वो इवेंट सिर्फ नेशनल तक होता है। तो इनिशियली मैं जो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग स्टेज पे, तो उनको स्टार्टिंग में वही इक्विपमेंट खरीदने को कहता हूँ मैं तो, क्योंकि अगर बच्चा है, सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बैठते ही इतना पैसा खर्च करो। आप स्टार्टिंग में इंडियन राउंड में उतारो, उसका जब मन हो जाए कि हाँ मुझे आर्चरी करनी, तब फिर आप कंपाउंड में या रिकर्व इवेंट में डालो और फिर इतना पैसा खर्च करके उसको तैयारी करो। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में इंडियन राउंड से किया था जी, बट उस समय इतने तीरंदाज हुआ नहीं करते थे कंपाउंड में। वो 2006 में मैंने इंडियन राउंड से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 2008-9 में जाके मैंने कंपाउंड इवेंट शुरू किया था,
क्योंकि तब तक ना तो इक्विपमेंट का पता था कहाँ से कैसे मिलेगा क्या होगा। धीरे धीरे खेला और काफ़ी नेशनल टूर्नामेंट वगैरह खेलने के बाद में फिर उस चीज़ की पूरी जानकारी लेके फिर मैंने कंपाउंड शुरू किया। और सबको ही मैं इसी चीज़ के लिए बोलता हूँ कि आप पहले ग्राउंड जाओ, भले ही तीरंदाजी नहीं कोई सा भी खेलो, एक बार मैदान जाओ, थोड़ा उसमें समय बिताओ और फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। और पहले घर वालों को, सबसे पहले घर वालों की परमिशन कि आप जो भी खेल खेल रहे हो उसका जानकारी लेके पहले घर वालों से डिस्कस करो। सर घर वालों से मतलब ऐसा क्या पॉइंट है जहाँ घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे? इतने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि क्योंकि फैमिली सपोर्ट की वजह से बहुत सारे एथलीट्स के करियर खराब हो चुके हैं। देखिए इसके पीछे कारण होता है। कारण किस तरीके का कि कई परिवार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते खेलों को, और सारे खेल भी इतने महंगे नहीं हैं और सारे खेल इतने सस्ते भी नहीं हैं। ऐसा होता है ना कि अगर बच्चा खेलने लगा है और आपको पता लगा कि बच्चा खेल रहा है, मैं क्रिकेट छोड़ के उसके अलावा बाकी सारे खेलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट का अलग ही सिस्टम है, अलग ही चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस करना मतलब सही मानता ही नहीं मैं जी। बाकी जितने भी दूसरे खेल हैं, अगर बच्चे ने खेलना शुरू कर दिया तो आप उसको मोटिवेट रखो और उसको खेलने पे ध्यान लगाए। वो उस तरीके से ही आपको उसको रखना है घर में कि उसका फोकस ब्रेक ना हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ है जिसके तहत अगर वो अच्छा खेलेगा, मतलब एट द एंड उसको खुद को अच्छा खेलना पड़ेगा, सपोर्ट उसके बाद ही मिलेगा। स्टार्टिंग में किसी को सपोर्ट नहीं है कि आपने सिर्फ शुरू किया, शुरू करते ही आपको इक्विपमेंट मिल गया या फिर कोई स्कॉलरशिप मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो उस लेवल का प्लेयर नहीं बनता तब तक घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तो राजस्थान में जैसे अकेडमीज चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, काफ़ी सारे खेलों की, और फिर जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, साई जो बोलते हैं जी, तो साई के काफ़ी सारे एक्सीलेंस सेंटर है, वहाँ पे बच्चे रह के प्रैक्टिस करते हैं। फिर साई की स्कीम है खेलो इंडिया, उस स्कीम के तहत बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फिर उनको मंथली एक पॉकेट मनी दी जाती है उनको रहने खाना और प्रैक्टिस के लिए। तो जब तक बच्चा एक प्रॉपर एथलीट नहीं बन रहा है, कुछ जीत नहीं रहा, तब तक घर वालों को मतलब आप जितना पैसा पढ़ाई में खर्च कर रहे थे उतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है। कंपेयर करेंगे एट द एंड टोटल करेंगे चीज़ों का तो इतना ही आएगा। पढ़ाई में आप जितना लगा रहे थे उतना आप उसके खेल पे लगाओ, वो ज़रूर सक्सेस होगा। और एक बार अगर उसने मेडल जीतना शुरू किया तो जल्दी से रुकेगा नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो इतना ही सपोर्ट मांगता है एक खिलाड़ी घर वालों से कि एक बार मेरे को करने दो, और जब वो कर ले तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। और कई जो खिलाड़ी जिन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बीपीएड एमपीएड की पढ़ाई करके और फिर फिज़िकल टीचर की तैयारी करें, क्योंकि खिलाड़ी क्या है, मरता नहीं है, उसका खेल अपने दिल में हमेशा रहता है। तो आप उसको भी एक जॉब के फैक्टर में ले जा सकते हो कि मैं जिस खेल से था, जिस खेल में मैंने थोड़ा बहुत कुछ खेला और नहीं जीता जो भी है, पर आप जैसे बीपीएड एमपीएड, फिर उसके बाद में आप एनआईएस भी कर सकते हो। फिर आप जो भी स्टेट की वैकेंसीज आती है उसमें भर के आप नौकरी लग सकते हो। एक दूसरा रास्ता ये है। एक ये तो मैंने बताया जो जिन्होंने खेल छोड़ दिया। एक जो खिलाड़ी खेल रहा है, एक बार दो बार जीता पर फिर वो नहीं जीत पा रहा है तो वो खुद की एकेडमी खोल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खेल में जाने के बाद सिर्फ बर्बादी है, सबको लगता है। चीज़ें अगर तरीके से किए जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस खेलों में भी है। फर्क पड़ता है इन चीज़ों का कि आपको दिशा कौन दे रहा है। मेंटोर बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपका इतना बड़ा करियर रहा है अभी तक और बहुत आगे तक जाएगा, तो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यूरिंग आर्चरी आपने फेस करी हैं? क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं अभी तक? देखिए 2014 का एशियन गेम्स में मेरे पास मतलब हमारी टीम ने गोल्ड जीता, 2018 में हमने सिल्वर जीता। 2023 वाले एशियन गेम्स के अंदर टीम ने तो गोल्ड जीता पर मैं टीम का 4th मेंबर था। 4th मेंबर को मेडल नहीं मिलता।
तो मैंने वो चीज़ भी देखी कि क्या फील होता है जब सबको मेडल मिल रहा है और मैं बिना मेडल हूँ। और फिर उसके बाद में मतलब काफ़ी एक डेढ़ साल से इंटरनेशनल कोई मेडल आया नहीं मेरा, और इस साल अभी टीम से भी मैं आउट चल रहा हूँ। तो ये एक फेज़ ही है जिसको मैं देख रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आती किसी इंसान के जीवन में, सबके जीवन में आती है, डिपेंड करता है वो कैसे जी रहा है। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब ये मेरी बात है कि हथियार मैंने डाले नहीं है, तैयारी मेरी अभी भी है जी। आज दिन नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा। तो ये वाली बात है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल अपना तो हो गई। बिल्कुल सर जी। बहुत सारे सर हम एथलीट देखते हैं जो मेंटली जो प्रेशर है उसको वो नहीं वो कर पाते, झेल नहीं पाते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि आपका कैरियर इतना लंबा रहा है तो आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, तो वो भी आपने कैसे बैलेंस किए? मैं मानता हूँ मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके। मौत से बढ़कर कुछ नहीं है, एक ना एक दिन आनी है। तो फिर जब मैदान में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं और हो, प्रेशर किस चीज़ का लेना है? खुल के खेलना है। क्योंकि हर इंसान को एक ही चीज़ से डर लगता है, मरने से। बिल्कुल। उससे बड़ा डर किसी के जीवन में मेरे को नहीं लगता होगा। नहीं, किसी की भी नहीं है। तो डरने को जब एक अपने पास कारण है तो दूसरे कारणों पे इतना फोकस क्यों? जबकि उस चीज़ के लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो। प्रेशर कब आता है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब नहीं आता है, जब आप खेल रहे हो तब आ रहा है। तो जब आपने प्रैक्टिस करी तो उस चीज़ का प्रेशर क्यों लेना है? प्रैक्टिस तो करके आए ना, तो फिर किस लिए परेशान होना है? एट देन मौत तो एक दिन आनी है। पर इस काम को तो दिल खोल के करें जी। बस। तो सर आपके करियर में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया सर? अभी बैलेंस कर ही रहा हूँ, एट द एंड वो फेज चल ही रहा है। मतलब इस साल मैं टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ जी। एक बार, एक ट्रायल में मैं बीमार पड़ गया, एक ट्रायल में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, एक ट्रायल के अंदर अभी मेरा इक्विपमेंट में कुछ फॉल्ट हो गया। तो ये वो फेज़ ही चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एथलीट के जीवन में आता है कि वो चढ़ता है, फिर रुकता है, फिर चढ़ता है। तो मैं गिरा हुआ मानता ही नहीं हूँ किसी चीज़ को। कोई भी खिलाड़ी है गिरता नहीं है, वो उठता है, फिर वहीं स्टेबल अटक जाता है, फिर उसके बाद वापस चढ़ने के लिए उसको वापस मेहनत करनी है। क्योंकि गिरा हुआ तो तब कहेंगे ना जब मेडल जीता और वो मेडल चला गया। मेडल तो अपने पास है, पास ही है, नौकरी अपने पास है जी। तो फिर इतना लोड किस लिए? ठीक है, आज परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे के जो भी कारण हैं उनको एनालाइज कर रहा हूँ, किस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी करना छोड़ दिया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल वापस टीम में जगह बना लेंगे। जी। आपको सर अर्जुन अवार्ड मिला था, तो अर्जुन अवार्ड वाली कैसी फीलिंग थी सर जब अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा था आपको? देखिए, मतलब कंपाउंड इवेंट में मुझे जो अर्जुन अवार्ड मिला था वो 3रा नंबर पे मिला। और मैं ये समझता हूँ कि कंपाउंड इवेंट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जब ओलंपिक के अंदर ये शामिल नहीं था। अभी तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो उस समय मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ, सच में मैंने मेहनत की है। और मेरे जितने भी मेडल्स थे, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप, उन सबको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। मतलब एक ठप्पा लग गया कि हाँ, ये एक्चुअल खिलाड़ी है। तो मुझ उस दिन बहुत खुशी हुई थी कि मेरा नाम लिस्ट में आया है। और आर्चरी जैसे अल्फ़ाबेट में ए से स्टार्ट होता है, तो वो जब भी लिस्ट बनती है तो उसमें सबसे ऊपर आता है जी। तो एक अलग ही खुशी का माहौल था जी। बहुत अच्छा लगा जी। और ख़ासकर मेरे घर वालों के लिए जिन्होंने मुझे कभी टोका नहीं, रोका नहीं, और मैं अर्जुन अवार्ड लेने जा रहा हूँ, तो उनको भी बहुत खुशी हुई। यही एक खुशी का मतलब समय होता है कि जीत आप रहे हो और आपके कारण उनको खुशी मिल रही है जो आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं।
तो सर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आप गए थे, तो वहाँ आपका कोई ऐसा किस्सा जो बहुत ही फ़नी रहा हो या बहुत ही प्रेशर वाला रहा हो? वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मेरा मैच था क्वार्टर फाइनल, और उस मैच के अंदर मेरे को ऐसा फील हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि इतनी तेज़ हवा आई और टेम्परेचर था 3 डिग्री, और उसके साथ हवा भी झेल रहा हूँ मैं, और मुझे लास्ट शॉट 10 मारना है मैच को टाई करने के लिए। इतना प्रेशर था उस शॉट के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, आंख बंद करी, थोड़ा सोचा कैसे करना है। इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा कैसे मारना है, बस सिर्फ है ना बिना सोचे और बिना कुछ फील किए तुरंत उठाया, एम लिया, मार दिया। वो तीर जाके 12 o'clock 10 में लगा, मतलब 10 पॉइंट चाहिए थे, 10 में लग गया। वो मैच टाई हो गया। जब फिर वो टाई शॉट के लिए वापस हम लोग पहुंचे, पहली स्टेज क्लियर हुई कि मैच टाई करना है, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूँ, उसने एक तीर खराब मारा है और मैं उसको कवर कर सकता हूँ। तो मैंने वो तीर 10 मार के मैच को टाई किया। फिर जब टाई शॉट मारने की बारी आई, नीचे से टांगे काँप रही है, ठंड के कारण काँप रही है, चाहे प्रेशर में काँप रही है, टांगे काँप रही है और रोंगटे खड़े हुए हैं, और ठंड की कपकपी भी हो रही है और वैसे प्रेशर की भी कपकपी हो रही है। क्या होगा अब इसका? मैंने उठाया, मारा, एम कर रहा हूँ, वो हिलता ही जा रहा है। एक पल ऐसा आया कि बोला मार दे, मैंने मार दिया। वो 12 o'clock 8 में जाके लगा, तीर टाई शॉट था। ओके। वो 8 में जाके लगा, मैं बिल्कुल होपलेस कि यार कोई चांस नहीं, नहीं लगा। फिर जब बगल वाले का टारगेट देखा मैंने, तो उसने मेरे से भी ऊपर मेरा 9 की बॉर्डर पे 8 लगा हुआ था, उसका 7 की बॉर्डर पे 8 लगा हुआ था, तो क्लोजेस्ट टू द सेंटर मैं विन किया। तो वो मैच जीतने के बाद मुझे लगा कि यार जो होता है अच्छा होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मेडल जीतने वाला इंडिया का पहला खिलाड़ी मैं ही हूँ। क्या बात है सर। 2015 के अंदर सिल्वर मेडल लिया था कंपाउंड इवेंट में मैंने, इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट का पहला खिलाड़ी हूँ जिसने मेडल लिया था। उसके बाद तो अभी मेडल काफ़ी आ गए, पर 2015 से लेके और 2023 तक कोई मेडल नहीं था इंडिया के पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल। सुपर यार सर, बहुत लंबे टाइम तक आप अकेले हो रहे हैं ना? नहीं, मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता कि मैं इतने साल तक अकेला रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात को अचीवमेंट मानता हूँ कि पहले मैंने जीता। पहला आप रहे, फिर इतने लंबे टाइम तक रहे आप। वो अचीवमेंट नहीं है ना, वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि उसके अगले ही 2 साल बाद में फिर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किसी और खिलाड़ी को जीतना चाहिए था, क्योंकि मेडल इंडिया के लिए आ रहा है ना। तो वो तो दुर्भाग्य है कि अगली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किसी और ने नहीं जीता। वो तो भाई मैं जिस थॉट प्रोसेस पे जीता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कोई सा भी मैच हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, इंडिया जीतना चाहिए और इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक आने चाहिए। तो खुशी बस इन चीज़ों की रहती है कि सबसे पहले मैंने 2014 के अंदर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में मेडल जीता। फिर 2015 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर भी मैंने इंडिविजुअल मेडल जीता। पहला खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था इंडिया से, और सबसे पहला खिलाड़ी जिसने 360 में से 360 इंडिया में मारा, पूरे में से पूरा। और पहला खिलाड़ी था जिसने 150 में से मतलब 150 आउट ऑफ 150 मारा 2011 में। पहला खिलाड़ी था। खुशी इन चीज़ों की होती है कि पहला खिलाड़ी। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, पहला खिलाड़ी। पर मेडल अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी के नहीं आ रहे हैं तो वो एक दुख का विषय होता है, क्योंकि मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए इंडिया के लिए। मैं नहीं तो कोई और से, पर जीतना चाहिए। तो अभी 2023 के अंदर मेडल आया, गोल्ड मेडल आया इंडिविजुअल इवेंट में, जिस इवेंट में मैंने जीता था। बहुत खुशी वाला दिन था, क्योंकि मतलब इतने समय बाद मेडल आ रहा है, पर इंडिया के लिए मेडल आ रहा है। जीते भले कोई भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंडिया जीत रहा है, ये खुशी की बात है। तो सर, आपको अगर एक दिन के लिए खेल मंत्री बना दिया जाए तो खेलों में आप कौन सा बदलाव करना चाहेंगे? अगर मुझे खेल मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं
बदलाव के तौर पर ये करना चाहूँगा कि जो कैश प्राइज़ होता है वो जब बच्चा जीत के आ रहा है ना तभी दिया जाए, ओके। उसको लेट नहीं किया जाए। क्योंकि हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को उम्मीद रहती है कि मैंने खेला है, मैंने मेडल जीता है, तो इसका जो अनुदान मुझे मिलना चाहिए वो समय पे मिले। फिर सबसे पहला बदलाव तो मैं यही करूँगा, क्योंकि वो जो बच्चा जीत के आया है अगर उसको समय पे वो अनुदान राशि दे दी जाए तो अगले टूर्नामेंट की या अगले मैच की, अगले ट्रायल की तैयारी अच्छे से कर सकता है। और एक अंदरूनी सोच डेवलप होएगी कि यार जब मैं नेशनल पे जीतने पे मुझे इतना जल्दी और इतना अमाउंट मिला है तो मैं इंटरनेशनल में जीतूंगा तो क्या मिलेगा। तो वो उस ललक के पीछे भागेगा अच्छा करने के। मतलब मेरी सोच ये है, हो सकता है मेरी एक बात किसी और को गलत लग जाए, पर मैं तो यही सोचता हूँ। फिर दूसरी चीज़, जैसे अभी राजस्थान में जो नौकरियाँ मिल रही है बच्चों को, वो फाइलें काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। ज्वाइन करने के तुरंत बाद सबसे पहला काम, दूसरा काम मेरे को यही करना है कि जिनका भी आवेदन आए हुए हैं सबको नौकरी दी जाए। क्योंकि चीज़ें लेट होती है ना तो अंदर से आदमी टूट जाता है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों ने नेशनल मेडल जीत लिए बट अभी तक वो बच्चे नौकरी नहीं लगे और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है और आगे वो गेम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस असमंजस में कराएं या नहीं कराएं। अगर वो बच्चा नौकरी लग जाता तो घर वाले उसे बर्डन थोड़ा हल्का हो जाता, वो अपना खेल खुद मेंटेन कर सकता। तो दूसरा काम मैं सबसे पहले यही करूँगा। फिर उसके बाद तीसरा काम मैं करूँगा, मैदानों का जो रख रखाव है, मैदान बन गए, हॉल्स बन गए, फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी, पर उनका मेंटेनेंस ठीक नहीं, वो सब चेंज करूँगा। क्योंकि वो मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एथलेटिक्स ट्रैक बना दिया, सिंथेटिक ट्रैक बना दिया या कोई मैदान बना दिया, उसका रख रखाव ही नहीं हो पा रहा है तो वो तो वेस्ट हो गया ना जो बनाया। तो वो मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा काम करूँगा मैं। जी सर, आपका इतना बड़ा करियर रहा है अभी तक का, अगर आपको कोई भी मोमेंट एक बार दोबारा से जीने का चांस मिले पीछे जाके, तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसको आप फिर से जीना चाहोगे? पीछे जाके जीने के लिए तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल मैच ही है। वो मैं हारा था और अभी भी मैं मेहनत जो कर रहा हूँ, अभी भी मैं जो इस खेल में डटा हुआ हूँ, अभी तक मैंने हथियार नहीं रखे, उसके पीछे एक ही सोच है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो अगर मेरे को ये मौका मिले पीछे जाके जीने का, तो जिस कारण से मैं हारा था उस कारण को ठीक करके मैं जीतूँ। जी सर, आने वाले 10 साल में आप अपने आप को, राजस्थान को और इंडिया को खेलों में कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, आने वाले 10 साल के अंदर राजस्थान का लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं सभी खेलों के अंदर जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और मतलब हर टूर्नामेंट के बाद गेम्स में मेडल की क्वांटिटी बढ़ ही रही है। जो नंबर ऑफ़ मेडल्स है वो राजस्थान, जो प्लेयर्स हैं राजस्थानी, उनके बढ़ रहे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। जैसे हरियाणा की हुआ करती थी, पंजाब की हुआ करती थी, राजस्थान के गिने चुने जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आने वाले समय में मतलब एक अच्छे लेवल पे होगा राजस्थान। जी। और सर, आपके कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए, मेरा अभी अपकमिंग इवेंट है, एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल है इंडियन टीम की। जी। अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है और फिर उसके बाद वापस वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिससे कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आने वाले सब जो इवेंट है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और अभी उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए इवेंट की तैयारियां कर रहा हूँ। सर, इन फ्यूचर आप पे अगर कोई मूवी बनती है तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा बॉलीवुड का एक्टर है आपका जो कैरेक्टर प्ले करे? ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने। बहुत ज़्यादा कठिन पूछ लिया। मतलब इसका सच बताऊं तो मेरे पास जवाब नहीं है कि मेरी जैसे कौन जी पाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फिट हो पाएंगे तो मिस्टर अक्षय कुमार ही फिट हो पाएंगे, क्योंकि वो भी एक
एथलीट फैमिली से ही जी। बिलोंग करते हैं, जो उनका रूटीन है, मतलब एथलीट फैमिली मैंने इसलिए कहा कि उनका जो रूटीन है वो एक खिलाड़ी का रूटीन है, और कराटे के प्लेयर भी रहे हैं वो। जी। तो आप खुद भी कर सकते हैं सर, आप भी एक्टिंग में सर आपका इंटरेस्ट है? नहीं, जिंदगी में एक्टिंग ही तो नहीं आती यार। अगर एक्टिंग आई होती तो पता नहीं क्या होता। तो सर एक्टिंग ही तो नहीं आती। जब आप फील्ड से दूर रहते हैं, जब खाली टाइम होता है, तो आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? अभी आपके व्यूवर्स सब गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो। नहीं सर। बाकी फिर भी मैं बता ही देता हूँ, मेरे को पबजी खेलना बहुत पसंद है। ओके। फ्री टाइम में मैं पबजी खेलता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि क्या करें, रील्स ऊपर नीचे करने से बेटर ये कि थोड़े बहुत एम की प्रैक्टिस उसमें भी हो जाती है। बाकी वैसे जी। मतलब कोई मेरे से पूछे कि बिना प्रैक्टिस के आपको क्या पसंद है, सोना, खाना, रेस्ट करना, क्योंकि इन चीज़ों के लिए समय जल्दी से मिल नहीं पाता है। जी। हर चीज़ टाइम टू टाइम रूटीन पे चलती है, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद जी। है। थैंक यू सो मच सर, आपको आने वाले इवेंट्स के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। हम चाहेंगे आप हमारे इंडिया का नाम बहुत रोशन करें, बहुत 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 धन्यवाद। सारे मेडल्स हमारे लिए लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।